ये दिया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सर्टेन सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, और उसमें उनकी एनर्जी कांस्टेंट होती है और उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो कि एटम में है, एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल, वो तो क्या था, nh/2 या 4 nh/2। तो इंटीग्रल मल्टीपल n की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो इसके ऑर्बिट चेंज होते जाएंगे। तो किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी nth ऑर्बिट में अगर हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो हम इमीडिएटली इस गायरो मैग्नेटिक रेशियो से फाइंड कर सकते हैं कि m/l इज इक्वल टू q/2m, q/2m। तो q/2m, तो ये जो है m की वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू e/2m इंटू l, और l किसी भी nth ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो e/2m इंटू क्या हो जाएगा, nh/2 तो यहाँ से m इज इक्वल टू ई जो n ई एच डिवाइडेड बाई 4 πm। ये m किसका है, मास इलेक्ट्रॉन का ही है। तो ये जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होता है EH/4 πme। तो ये सारे क्या है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये सारे कांस्टेंट है, और यही क्या है, मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट। इसी मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोलते हैं बोर्ड्स मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट भी होती है बोर्ड्स मैग्नेटॉन में हम बताते हैं। तो जो बेसिक है बोर्ड्स मैग्नेटॉन, ये सारे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है, एक बार एनसीईआरटी थोड़ा सा रेफर करोगे तो वहां पे उसकी वैल्यू जो है ऐसे कुछ अराउंड 9.2 इंटू 10⁻⁻24 के ऑर्डर का होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻24 के ऑर्डर का होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें जो है ये चीज़ें प्रूव करने के लिए आ सकती हैं, और ये चीज़ गिवन है, तो हम यहाँ से डिराइव करके बोर्स मॉडल अप्लाई करके ये रिजल्ट लिख सकते हैं गैरो मैग्नेटिक रेशियो को यूज करते हुए, या फिर हम यहाँ से करंट के वजह से डिराइव कर सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम बाद में, गैरो मैग्नेटिक रेशियो। तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना, किसी भी रिवॉल्विंग चार्ज के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना। तो ये सारा डिस्कशन था अभी तक हमारा मैग्नेटिक मोमेंट पे, करंट के वजह से और इसके वजह से। नेक्स्ट है नेक्स्ट था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। पहला सोर्स था करंट, फर्स्ट जो सोर्स था करंट था, करंट की वजह से हमने फाइंड कर लिया। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो ड्यू टू मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज कोई भी अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके वजह से जो, सपोज करो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की स्पीड है v और इसका चार्ज है q। यहाँ से हमें किसी भी r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये हमारा पॉइंट p है। तो जो जो बायोट-सावर्ट लॉ था, बायोट-सावर्ट लॉ में db था, क्योंकि वहाँ पे एक एलिमेंट लिया था, यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट एलिमेंट तो है नहीं। तो अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड से लिखते हैं तो क्या इक्वेशन लिख पाएंगे, μ0/4 इंटू IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाई R³। ये था मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज हम करंट को क्या लिख सकते हैं, करंट को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dq/dt, और यहाँ से dl से मल्टीप्लाई कर दो, IDL dq इंटू dl/dt। dl/dt क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यही टर्म क्या हो जाएगा, IDL को हम रिप्लेस कर सकते हैं चार्ज इंटू वेलोसिटी। तो सेम ही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बस वहां पे चेंज कर देना है, IDL को उस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देना है Q इंटू V क्रॉस R बाई RQ। ध्यान रखना है कि ये वेक्टर इक्वेशन है, और इस वेक्टर इक्वेशन में चार्ज को जो है हम साइन के साथ प्लेस करेंगे, साइन के, पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद प्रॉपर साइन, साइन के साथ पुट करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई ये पूछता है कि डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, डायरेक्शन जल्दी से बता दो, कोई भी, डॉट होगी, क्रॉस होगी, सेम सेम जो करंट वाला लॉजिक था, पॉजिटिव चार्ज है तो करंट इसी डायरेक्शन में है,
करंट इसी डायरेक्शन में है तो वायर को होल्ड कर सकते हो। तो ऐसे इसको वायर यहाँ पे एक मानते हुए अगर होल्ड करोगे करंट के डायरेक्शन में थंब, तो पी पॉइंट पे फिंगर किस डायरेक्शन में कर्ल होगा, क्रॉस में होगा। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आ जाएगी। अगर यही दिया होता कि कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और ऐसा कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मान लो ये वी नॉट स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी या क्रॉस होगी, डॉट होगी या क्रॉस होगी। तो तुम ऐसे सोचोगे कि चार्ज नेगेटिव है, मतलब करंट इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो करंट इस डायरेक्शन में होगी। इक्वलेंट करंट, ऐसा नहीं कि चार्ज करंट कहां से आ गई, इक्वलेंट करंट कि चार्ज का मोशन है तो उसके इक्वलेंट करंट डाउनवर्ड होगी। तो हम वायर को, इसको वायर मानते हुए एक होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे पी पे क्या आ रहा है फील्ड, डॉट या क्रॉस, डॉट डॉट। डॉट हाँ, पी पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड डॉट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट आ जाएगा। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था भाई, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कोई बता पाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, के क्यू स्क्वायर बाई आर कैप, या हम ऐसे लिख सकते हैं के क्यू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड करने के लिए दे सकता है। कि जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, एंड तक जो है कैलकुलेशन वो तुम्हारे नोट्स में क्वेश्चन होगा, उसको जो है सॉल्व करोगे। जैसे मान लो हमारा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ कि अब 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज है, वो ओरिजिन पे लोकेटेड है। हमारा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 1 ये कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है, ये z है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इसकी स्पीड मान लिया कि ये जो है गिवन है वी नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, वी नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, चार्ज गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन के साथ पुट करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू तो है 2 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 10⁻⁶, वी वेलोसिटी जो है 1 क्रॉस डायरेक्शन क्या है इसकी 1 जे कैप, क्रॉस आर वेक्टर क्या है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर क्यूब, मॉड क्या होगा, इस वेक्टर का जो मॉड होगा आर वेक्टर का हो जाएगा √3 क्यूब, तो ये हो जाएगा 3√3। तो यहाँ से आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ से जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो वही है 2 × 10⁻⁶, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी के लॉन्ग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के लॉन्ग होता है, आर वेक्टर के लॉन्ग होता है, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड। ये देखो वही वेक्टर आ रहा है डिवाइडेड बाई मॉड आर क्यूब, तो मॉड आर क्यूब यहाँ से √3 होगा, ये हो जाएगा 3√3। अब यहाँ से ये देख के बता सकते हो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो सारी चीजें तो सेम है, ये क्वांटिटी तो सेम है बिल्कुल ऑलमोस्ट, ये क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट ये क्वांटिटी क्या है मैग्नेटिज्म में, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷ होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होता है। कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, ग्रेविटेशनल फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड हो, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्ट्रांग रहता है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसा कंपेयर करने के लिए आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो ये हमारा था मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के बाद थर्ड सोर्स कौन सा था अभी, थर्ड सोर्स था हमारा मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट
हमने दो सोर्सेज डिस्कस कर लिए, कौन से, करंट और चार्ज। अब है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये देखो, ये हमें पढ़ना है परमानेंट मैग्नेट में, जो कि चैप्टर 5 में है, एनसीईआरटी के चैप्टर 5 में है। अदरवाइज अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मैटर के साथ हम पढ़ते हैं बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि सारे सोर्सेस को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हम यहीं पे पढ़ लेंगे। तो बार मैग्नेट क्या है, ऐसे होता है, फेमिलियर टाइप का है, कुछ पॉइंट्स हमें उसको याद रखने हैं। ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो इसकी लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, ये टोटल एज टू एज, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और जो इनके पोल्स होते हैं, वो पोल्स स्लाइटली इनसाइड शिफ्टेड होते हैं, स्लाइटली इनसाइड शिफ्टेड होते हैं। तो जो पोल्स की पोल्स जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है पोल्स की, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, एल एम। ये क्या है, मैग्नेटिक लेंथ, ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो जनरली जो है ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, दिस मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 84%, 0.84 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये एक फैक्ट है। और यहां से जो है इसकी कुछ मैग्नेटिक, ये हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम क्या करते हैं कि इसको डाइपोल की तरह से ट्रीट करते हैं, और इस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है, डाइपोल डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोकेटेड है, इसको हम नेगेटिव मोनोपोल की तरह से मानते हैं, नेगेटिव मोनोपोल की तरह से मानते हैं, एज्यूम किया गया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से सिमिलरिटी ड्रॉ करना चाहते हैं। और ये जो है पॉजिटिव मोनोपोल, पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल एम, स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट सोचते रहो कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी। इनकी, इनका जो सेपरेशन है, इनका सेपरेशन है, ये है, क्या हो जाएगा वो, मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ है एल एम। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो पोल स्ट्रेंथ इंटू एल एम, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऐसे ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एन आई ए, ये हो जाएगा मीटर। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हमने डाइपोल से रिलेट कर दिया। मतलब ये जो नॉर्थ पोल है दैट बिहेव्स एज ए पॉजिटिव मोनोपोल, साउथ पोल बिहेव्स एज ए नेगेटिव मोनोपोल। क्यों, क्योंकि जो फील्ड लाइंस हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी, और ये जो है साउथ पोल की तरफ टर्न होंगी, साउथ पोल की तरफ कब, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। ये चीज जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो है क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। ये बिहेवियर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, इनसाइड आउटसाइड दोनों में। तो ये एक बिहेवियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिफरेंट है। अब बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है कि टेंजेंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी इधर उधर, क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द फील्ड। यहाँ पे अगर फील्ड लाइंस हम डिनोट करेंगे, तो इस टाइप की फील्ड लाइंस हम ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे लाइन एंटर कर रही है, तो इनकी डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज कर रही है। तो ये हो गया भाई बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ। अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बार मैग्नेट है, किसी ने ऐसा कहा कि ये समझ पा रहे होगे और जगे हुए होगे, क्यों अनन्या? तो यस सर। हाँ ठीक है, ये जो है मान लो एक बार मैग्नेट है, ऐसा दिया हुआ है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल एम, और इसको क्या कर दिया गया, इसको बेंड कर दिया गया ऐसे सेमी सर्कुलर में, सेमी सर्किल में इसको बेंड कर दिया गया। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ये बार मैग्नेट को ऐसे किसी ने बेंड कर दिया। तो बार मैग्नेट को अगर बेंड कर दिया, हम मान लेते हैं कि कुछ इसकी लेंथ एल, एल ले लेते हैं, मैग्नेटिक लेंथ ही ले लेते हैं एल, तो ये पोल स्ट्रेंथ जो एम की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्मॉल एम इंटू एल। अब इसको बेंड किया गया है आर रेडियस में, मान लिया कि आर रेडियस है, तो अभी इनकी पोल लेंथ, जो पोल्स के बीच की सेपरेशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, अभी जो सेपरेशन हो जाएगी वो हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 2r हो जाएगी सेपरेशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन हो जाएगी 2r। अब ये रेडियस फाइंड करना होगा, रेडियस फाइंड कर सकते हो पाई इंटू आर, 2 पाई आर का हाफ, पाई इंटू आर इज इक्वल टू लेंथ एल।
तो यहाँ से जो रेडियस हो जाएगी वो L डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगी, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये मासूम आंसर हो जाएगा L डिवाइडेड बाई पाई, M इंटू एल, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल M बाई पाई। ये था न्यू पोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो हो जाएगा ओल्ड के रेशियो में। पहला तो ये है, ऐसा कुछ बेंडिंग वेंडिंग दे दिया। दूसरा क्या है कि मान लो कि 2-3 बार मैग्नेट को हम कंबाइन करते हैं, 2-3 बार मैग्नेट को कंबाइन करते हैं। सपोज करो कि तुमसे पूछा जाए कि इंडिविजुअल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है M, जो भी आंसर दे सकता है भाई क्विकली देने की कोशिश करतेगा। दो केसेस है, मान लो 2 बार मैग्नेट ऐसे किसी ने ऐसे कर दिया एक साथ, ऐसे हैं यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे इसको दो दो केसेस ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो एंगल है इनके बीच में मैग्नेट्स का वो है 60 डिग्री, एक ऐसे, ये 2 बार मैग्नेट ऐसे किसी ने ज्वाइन कर दिए, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है कहीं पे, और दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों आइडेंटिकल हैं, लग नहीं रहे लेकिन है, और ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल भी है 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इज कैपिटल M। सर तो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट इन केस सर ए? हाँ बताओ। सर आपने जो फिगर ए में दो सर मैग्नेट लाइक पोल्स मतलब टच कर रहे हैं, टच कर रहा है, हाँ कैसे राइट। सर रिपेल नहीं करेगा? नहीं रिपेल करेगा, लेकिन पकड़ के बैठे हुए हैं उसको रिपेल करेगा, ऐसा नहीं रख के छोड़ दिया वो, तो रिपल्सन होगा ही, बट उसको हमने मेंटेन किया हुआ है ऐसा, ठीक है। ओके सर। तो अगर ऐसा हम यस प्लेस सर। करते हैं तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कोई बता सकता है? डाइपोल डाइपोल ऊपर वाला रूट 3 इनटू जो, हाँ, जैसा हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल, अब यहाँ पे भी क्या है कि ये जो जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे छोटे छोटे 2 डाइपोल से बना हुआ है। एक डाइपोल जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहा है, डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है, एक जो है ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों M क्या होंगे, ये दोनों M 60 डिग्री पे हो जाएंगे, 60 डिग्री पे M और M, एंगल 60 डिग्री। तो जब इक्वल वेक्टर्स होंगे 60 डिग्री पे, तो बताया था रिजल्टेंट जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वेक्टर कॉम्बिनेशन वाले से, वो हो जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √3 ऑफ M, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, ये हो जाएगी उसकी डायरेक्शन 30 डिग्री पे। इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में M डाइपोल ऐसे है और ये जो है ऐसे है, तो हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करने के लिए टेल टू टेल या हेड टू हेड ही देखते हैं। तो इस वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ पे अगर शिफ्ट कर देंगे, तो शिफ्ट करने से हमारा एंगल बिटवीन द डाइपोल क्या हो जाएगा, वो 120 डिग्री होगा, ना कि 60 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमेशा टेल टू टेल और हेड टू हेड होता है, अगर वो अरेंज नहीं होंगे तो उनको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ता है। पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये M और M, फॉर्मूला याद करोगे बचपन में पढ़ा होगा, A² + B² + 2AB cos थीटा का स्क्वायर रूट, वहां पे हम पुट करेंगे cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ये सॉल्व करके जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल M, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग, तो यहाँ से जो है 60 डिग्री पे हम दिखा देंगे कि ये हो जाएगी M की डायरेक्शन। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया डिफरेंट केसेस, छोटे छोटे स्मॉल केसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। किसका डाइपोल मोमेंट, बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो अननेसेसरी हम डबल मेहनत नहीं करेंगे, उनको जो है रिलेट कर लेंगे। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या था जो भूल चुके होंगे, टारगेट ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से फाइंड किया, चार्ज की वजह से फाइंड किया, तीसरा मैग्नेट की वजह से फाइंड कर रहे हैं। कहोगे कि क्या सर मैग्नेट बार ही मैग्नेट होगा, मैग्नेट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट हमारे केस में जो मैग्नेट है कौन सा पढ़ना है, हमें बार मैग्नेट पढ़ना है। तो बार मैग्नेट को यहाँ पे डाइपोल से पहले तो रिलेट किया गया, क्योंकि डाइपोल वाले रिजल्ट याद आ सके। डाइपोल वाले रिजल्ट को सोच रहे होंगे कई तो कि डाइपोल ही नहीं पता है और रिजल्ट याद है, कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन यहाँ पे लिखते हैं, और उस कंपैरिजन को बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना है, और ये परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लिख लेंगे, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट,
और बार मैग्नेट इफर्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। बार मैग्नेट भी क्या है, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा होता था फोटो में, -q+q सेपरेशन d। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू क्यू डी, डायरेक्शन माइनस से प्लस। बार मैग्नेट वही सेम चीज होती है, वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक लेंथ होती है कुछ कुछ, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ से नॉर्थ पोल, यहाँ से डायरेक्शन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इंटू एल एम मैग्नेटिक, ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या होता था कि इसके लिए हमने फील्ड डिराइव किया था कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ये होता था डाइपोल। डाइपोल की कुछ देखते थे हम, एक्सियल पोजीशन, ये डाइपोल मोमेंट है P, ये होती थी इसकी एक्सियल पोजीशन एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो कुछ लोग जो होंगे जो कि इसमें डाइपोल वाले में नहीं होंगे रिख्या, तो बस हम वो पॉइंट को यूज कर रहे हैं। ये डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड किया था और एक जनरल पॉइंट पे फाइंड किया था, थीटा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पॉइंट पे पैरेलल। हाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था पैरेलल, पैरेलल, और उसका मैग्नीट्यूड था kp/r³ या 2kp/r³। r क्या है, r डिस्टेंस है, कहाँ से, सेंटर से, 2kp/r³, ऐसा हमने लिख लिया था। यहाँ पे क्या था, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मैग्नीट्यूड kp/r³, यहाँ पे ऐसे वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख लेते थे। और जनरल पॉइंट पे क्या था, जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kp/r³, kp/r³, इसी को याद है 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था वो किसी एंगल पे था, यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था वो किसी एंगल पे था, वो एंगल ऐसे इस लाइन से ऐसे किसी एंगल पे था, थीटा, अल्फा अल्फा अल्फा। तो यहाँ से लिखा था हमने tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए, E इज इक्वल टू kp/r³, स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उसका एंगल। सेम यहाँ पे हमको रिलेट करना है मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट, ये है बार मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये है एक्सियल। एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वही होगा 2km/r³। बस यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू मैग्नेटिक कांस्टेंट μ0/4π, डायरेक्शन इसकी सेम हो जाएगी। इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे इसको हम ये भी बोलते हैं, इसका नाम मैग्नेटिज्म में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं tan A पोजीशन। क्यों बोलते हैं पता नहीं, ये जो है tan A पोजीशन और ये है tan B पोजीशन। तो यहां से जो है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है B, दिस B इज इक्वल टू, यहाँ पे km अगर वेक्टर में लिखना चाहे, यहाँ पे -km/r³। सेम लॉजिक को बिल्कुल यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है। और यहाँ पे थीटा, थीटा वाले पोजीशन पे ये हो जाएगा। देखो थोड़ा सा यार ये इसको रिलेट करना है, रिलेट करने में अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ कि श्रेयांश को तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या चल रहा है ये सब, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन हमेशा मज़ा कैसे आएगा। ये जो है km/r³, स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। एग्जैक्टली सारे रिजल्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के एप्लीकेबल है, बस P को रिप्लेस कर देना है, P को रिप्लेस करना है M से। P को हम रिप्लेस करेंगे, जो डाइपोल मोमेंट है P को रिप्लेस कर देना है M से, और जो K था वहाँ 1/4πε0 को रिप्लेस कर देना है μ0/4π से। बाकी सारे रिजल्ट सेम होंगे। और कौन कौन सा रिजल्ट है कि डाइपोल को जो है हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ऐसे डाइपोल है, क्विकली इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। डाइपोल है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, इसके ऊपर जो टॉर्क होता है वो होता है P क्रॉस ई, P क्रॉस ई। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E। सेम चीज जो है यहाँ पे, अगर मैग्नेट को हम डाइपोल को प्लेस करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर भी नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, इसके ऊपर भी टॉर्क होता है, वो होता है m क्रॉस b, और इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस m डॉट b, ऐसा लिख सकते हैं। तो बार मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो रिजल्ट हम सीधे सीधे यहाँ पे चिपका देंगे। कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। डिराइव करना चाहे तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव मोनोपोल लेके कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ डिराइव किया। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट कुछ भी? ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे, चार्ज के वजह से, डाइपोल के वजह से, मैग्नेटिक मोमेंट। एक बार ये नोट्स में ये चीज़ें देख लेते हैं। तो कहानी स्टार्ट हुई थी मैग्नेटिक फील्ड से, फाइनाइट वायर, फिर सेमी इनफाइनाइट, फिर वो स्क्वायर ट्रायंगल, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के बाद डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी। अब इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हो, तुम्हारे प्रैक्टिस करने के ऊपर है। बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट, उसके टर्म्स, फिर उससे जो रिजल्ट डिराइव किए, वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो वाला स्पेशल केस, फिर करंट को डॉट क्रॉस में अगर लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे, ये सारा ग्राफ के बाद फिर सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप से करंट कैरिंग लूप का NIA, NIA से फिर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, फिर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाद ये जो है, ये क्वेश्चन स्पाइरल वाला जैसे फाइंड करा है, स्पाइरल वाला है ये वायर, जहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा इन्वॉल्व होगा। फिर ये मूविंग चार्ज की वजह से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज में एक दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। फिर जो क्वेश्चन फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। फिर ये देखो बार मैग्नेट वाली सारी चीज़ें, बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए वो रिजल्ट जो है इक्वेट किया यहाँ से। बार मैग्नेट का भी ऑसिलेशन हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए 2π√I/PE, यहाँ पे भी I/mB हो जाएगा। तो इस पे जो है तुम्हारे लैब में एक एक्सपेरिमेंट है, अगर लैब खुला तो इस साल, तो अगर वहाँ जाते हो तो वहाँ पे देखोगे कि एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता है, जहाँ पे हम मैग्नेट को रख के ऑसिलेट करा के फाइंड करते हैं फील्ड। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब जो केसेस ये बताया, ये जो क्वेश्चंस थे। फिर जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट था, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये सारे क्वेश्चंस थे। ये अब नेक्स्ट है हमारा एम्पियर्स लॉ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नहीं? ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ हम लोग स्टार्ट करेंगे। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ की जरूरत क्यों है? पहली चीज तो ये है, गॉस लॉ का यूज क्या था? तो अभी गॉस लॉ का यूज क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ का यूज था टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किस केस में? सिमेट्रिकल केसेस में हम उसको यूज करके, सिमेट्रिकल केस में हम उसको यूज करके फाइंड कर पाते थे। अब यहाँ पे भी सेम यूज है एम्पियर्स लॉ का, सेम इंपॉर्टेंस है जो गॉस लॉ का था। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ का जो बेसिक यूज है वो फाइंड करना है हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है कि सपोज करो कि ऐसे एक वायर, कई सारे करंट कैरिंग वायर है, डिफरेंट डिफरेंट हम करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं। इसमें जो है करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, I1 है,
I2। ये जो है ये तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो यही चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज जो है तुमको तो एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ में मान लिया कि ये करंट है, जैसे गॉस लॉ में होता था, गॉस में होता था गॉसियन सरफेस, यहाँ पे होता है एम्पीरियन लूप। यहाँ पे होता है एम्पीरियन लूप, एक लूप होती है जिसको नाम दिया गया एम्पीरियन लूप। तो ये मान लिया कि ये हमारा एक एम्पीरियन लूप है। इस एम्पीरियन लूप में फिर से वही बोल्ड लाइन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन, और जो डॉटेड लाइन है वो बिहाइंड बिहाइंड द प्लेन, वो बिहाइंड द प्लेन, ये आउट ऑफ द प्लेन। और इस एम्पीरियन लूप की एक डायरेक्शन होती है, इस एम्पीरियन लूप की एक डायरेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की डायरेक्शन, सर्कुलेशन की डायरेक्शन मतलब क्या है कि हम इसके अलोंग इस लूप पे मूव करेंगे। अब इस सर्कुलेशन की डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग, ये जो है डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन है, तो सर्कुलेशन की डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक करंट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। मतलब क्या हुआ, समझ नहीं पा रहे हो? जैसे मान लो यहां से कोई ऑब्जर्वर देखता है, ऊपर से कोई ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है, तो उसको ये करंट कैसे दिखाई देगी? ये करंट इसको इस तरह से। क्या इस लूप का सर्कुलर होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। यहां से ऐसे इस सेंस में जो है करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ये हो गई सर्कुलेशन की सेंस। तो इस सर्कुलेशन के करस्पॉन्डिंग हम एक करंट को पॉजिटिव असाइन करते हैं। कैसे वो डिसाइड करेंगे? वही राइट हैंड थंब रूल, कि इसके अकॉर्डिंग जो है करंट, करंट अगर सर्कुलेशन के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करोगे तो थंब जो है पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पे फिंगर कर्ल करते हैं इस सेंस में, तो हमारे कौन सी करंट पॉजिटिव होती है? इसके क्रॉस अगर जाएंगे तो कौन सी करंट पॉजिटिव हो जाएगी? डॉट या क्रॉस। तो यहाँ से ऐसे अगर हम मूव करेंगे इस लूप में तो डॉट करंट हमारी पॉजिटिव होगी और क्रॉस करंट जो है वो नेगेटिव होगी। डॉट करंट पॉजिटिव, क्रॉस करंट नेगेटिव। तो यहाँ से कौन कौन से करंट डॉट है? I1 डॉट है, और यहाँ पे इसको I4 मार्क कर देता है, I4 डॉट है। तो ये दो करंट क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये दो करंट इस लूप से जा रही हैं तो ये दोनों करंट नेगेटिव हो जाएगी। अगर मान लो सर्कुलेशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, सर्कुलेशन की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाएगा, तब क्रॉस पॉजिटिव होने लगेगा और ये नेगेटिव होने लगेगा। इसमें किसी कोई डाउट? ये है एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप में ये जो एरो मार्क किया वो सर्कुलेशन की डायरेक्शन। अब उस सर्कुलेशन के डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग हम एक करंट को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोलते हैं। कैसे वो फाइंड करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, जो पहले से चला आ रहा है उसी को यूज करके फील्ड फाइंड करते हैं, उसी को यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं, उसी को यूज करके सर्कुलेशन का सेंस। तो अब इस लूप पे जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा अलग अलग, किसके वजह से? सारे वायर की वजह से। एक वायर हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक और है, ये जो है I5 है, I1 I2 I3 I5 I6 I11, बहुत सारे हैं। तो एम्पियर्स लूप अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। B डॉट DL का मतलब क्या है? इस लूप पे एक छोटा सा हम एलिमेंट लेंगे B, वो हो जाएगा DL। DL की डायरेक्शन क्या होगी? जो सर्कुलेशन की डायरेक्शन होगी DL। और यहाँ पे मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है B, तो ये हो जाएगा थीटा, एंगल बिटवीन DL एंड B। तो B डॉट DL ओवर एम्पीरियन लूप S1, जैसे होता था गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये है एम्पीरियन लूप कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एम्पीरियन लूप डिपेंड्स ऑन करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। जैसे वहां होता था फ्लक्स, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इनक्लोज्ड चार्जेस ओनली। यहाँ पे भी जो B डॉट DL होगा, दैट B डॉट DL ओनली डिपेंड्स ऑन इनक्लोज्ड करंट ओनली। ये जो B होगा, ये B क्या है? नेट फील्ड। नेट फील्ड किसके किसके वजह से? वेदर इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, इनसाइड प्लस आउटसाइड बोथ, दोनों की वजह से, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नॉट करंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नॉट करंट इनक्लोज्ड। तो
यहाँ से बी डॉट डी एल हम हर एलिमेंट पे हर पॉइंट पे फाइंड करेंगे, बी वन डॉट डी एल, डी एल टू, डी एल थ्री, डी एल फोर, डी एल फाइव, डी एल सिक्स करके ऐड करेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होगा। तो अब इसमें मान लो हम लूप की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, किसी दूसरा लूप, एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं, ऐसा टाइप का हो, ऐसा टाइप का हो। ये है बोल्ड लाइन जो है, बोल्ड लाइन आउट ऑफ द प्लेन, डॉटेड लाइन बिहाइंड द प्लेन, ये हो गया S2। तो इसके वजह से हम क्या लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे लिखना चाहते हैं बी डॉट, ये S1 क्या है, S लिख लेते हैं। तो फिर पहले के लिए हमने लिखा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब करंट इनक्लोज करने में हम साइन कन्वेंशन लेंगे, डॉट आया हमारा पॉजिटिव, तो फर्स्ट वाले केस में क्या लिख लेंगे, I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3, ये करंट इनक्लोज। सपोज कि सेकेंड लूप के क्रॉस हम लिखना चाहते हैं बी डॉट डी एल ओवर S2 क्या हो जाए, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब करंट कौन कौन सी इनक्लोज है, यहाँ पे देखो, अगर सर्कुलेशन की सेंस हम ऐसे ले लेते हैं, कौन सी करंट पॉजिटिव होगी, जल्दी बताओ, कौन सी करंट पॉजिटिव होगी, I3 I4 I5 में सर्कुलेशन ऐसे जा, I3 जो है पॉजिटिव होगा, I4 और I5 नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे I3 माइनस ऑफ I4 माइनस ऑफ I5, ठीक है। तो ये है एम्पियर्स लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर लूप सिमेट्रिकल है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी हर पॉइंट पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो हम इसको इंटीग्रेट करके मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पियर्स लॉ आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसको डाउट होगा वो दोबारा ज्वाइन कर लेगा। क्वेश्चन जो सेंड किया है कृष्ण प्रिया, श्रीमय और प्रियंत, इन जनरल किसी को डाउट होगा इसके बाद ज्वाइन कर सकता है। ये सारा कुछ एम्पियर्स लॉ में लिखा हुआ है। सर थोड़ा प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? प्रीवियस पेज, ये वाला? हाँ, जो जिसमें लिख रहे थे। हाँ, जिसमें यही थोड़ा वाला। नीचे। यस। ठीक है।